अर्थशास्त्र की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। कल अपन बेटा कला और वाणिज्य अर्थशास्त्र में दोनों पढ़ रहे हैं। अपन समष्टि अर्थशास्त्र में अध्याय 10 राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं उससे संबंधित अवधारणाएं, तो अपन यहाँ पर अर्थ भी पढ़ेंगे और अवधारणा भी पढ़ेंगे। अवधारणा भी अपन पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बेटा राष्ट्रीय आय का अर्थ। तो राष्ट्रीय आय से अभिप्राय होता है बेटा, मतलब एक देश, मतलब जो राष्ट्रीय आय है उसका अर्थ है किसी देश द्वारा, मतलब एक देश में उत्पादित, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं, जो वस्तुएं होती है और सेवाएं होती है, उनका मौद्रिक मूल्य से है। एक वर्ष में प्रतिवर्ष लाखों वस्तुओं का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। जो इसमें प्रत्येक वस्तु कैसे होती है, इसे मापने की इकाई कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, राष्ट्रीय आय का अर्थ या अभिप्राय होता है किसी देश के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित, तब जो एक वर्ष पर जितनी उत्पादित वस्तु होंगी उन वस्तुओं के अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से होता है। एक वर्ष में प्रतिवर्ष लाखों वस्तु, मतलब जो वस्तुएं होती हैं, क्या होता है, उसका उत्पादन होता है। मान लो बेटा जैसे कि उदाहरण के लिए एक दूध, मतलब दूध के लिए लीटर से मापा जाता है, मतलब दूध होता है जो उसको अपन कैसे नापते हैं, मीटर से नापते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यक्तियों की सेवाएं होती हैं। तो वस्तु हो गई, वस्तु हो गया दूध, कपड़ा, ये सब हो गया। और सेवाओं के अंतर्गत आएगा बेटा, इसके अंतर्गत विभिन्न सेवाएं, जैसे डॉक्टर हो गया, विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत आएगा बेटा डॉक्टर, शिक्षक, ये सब आएंगे आपके किसके अंतर्गत, सेवाओं के अंतर्गत आएंगे। तो आप सेवाओं के अंतर्गत लोगे इनको, डॉक्टर हो गए, वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, गायक हो गया, अध्यापक हो गया, ये सब सेवाओं के बदले में आते हैं। इनके तथा वस्तु और सेवाओं के मूल्य में बाजार में प्रचलित कीमत जो होती है उनका मूल्यांकन किया जाता है। फिर आय की गणना के लिए मशीनरी होती है, जो आय की गणना की जाती है वो मशीनरी होती है, वस्तुएं होती हैं, जो कलपुर्जे होते हैं मशीनों की, उनकी मतलब जो आय हुई, आपने मान लीजिए देश में राष्ट्रीय आय की गणना की, तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मशीनों कल, मतलब जो अपन ने मशीन लगाई उसके कलपुर्जे हो गए, ये हो गए, इनमें गिरावट आ गई, तो उस राष्ट्रीय आय में से इन मतलब जो कलपुर्जों की गिरावट, उनके सबको क्या कर देंगे, माइनस कर दिया, मतलब उनको घटा देंगे। फिर राष्ट्रीय आय की परिभाषा। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा दो प्रकार की होती है, मतलब राष्ट्रीय आय को दो भागों में विभक्त किया गया है। तो एक परंपरागत, मतलब परंपरागत परिभाषा हो गई, और दूसरा हो गई आधुनिक परिभाषा। तो आधुनिक परिभाषा, परंपरागत परिभाषा के अंतर्गत बेटा आएंगे आपके प्रोफेसर मार्शल हो जाएंगे बेटा, मार्शल, और दूसरा हो गए प्रोफेसर पीकू है। ये सब परंपरागत विषय। तो इन्होंने परंपरागत परिभाषाओं का वर्णन किया। सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल जो होते हैं, उन्होंने देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, जो प्रोफेसर मार्शल ने एक अपनी परिभाषा दी जिसमें लिखा है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए श्रम और पूंजी के द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक जो वस्तुएं होती है
शासन ने अपनी परिभाषा दी बेटा, उनके अनुसार एक परिभाषा है कि देश में प्राकृतिक साधन पर श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने के बाद प्रतिवर्ष जो भौतिक और अभौतिक, मतलब जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, जो अभौतिक और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। उन्होंने अपनी परिभाषा में इन सबको उत्पत्ति के वास्तविक आय या राष्ट्रीय आय लाभांश भी कहते हैं। मतलब जो भौतिक वस्तुएं हैं और जो अभौतिक वस्तुएं उनके बारे में जो आय प्राप्त होती है, और वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से, मतलब जो वस्तुएं होगी विनिमय के बाद अपन को उन, और वस्तुओं के बाद सेवाएं होगी जो अपन देते हैं और जो उनसे अपन को आय प्राप्त होती है। तो वस्तु और सेवाओं की इन सब की उत्पत्ति से जो वास्तविक वार्षिक आय प्राप्त होती है, तो हम जो इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय लाभांश या वार्षिक आय कहते हैं। ये प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा थी। उसके बाद है बेटा मार्शल ने इस परिभाषा से, मार्शल की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय की गणना, मतलब जो राष्ट्रीय आय की गणना साधारणतः वार्षिक आधार भी कहते हैं, मतलब इसको वार्षिक आधार पर कहते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि इसमें कुल उत्पादन से जो मशीनरी हो गई, राष्ट्रीय आय की गणना, ये राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, वार्षिक आधार से। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, वार्षिक आधार से। वार्षिक जो अपन को आय प्राप्त होती है ना। फिर है कुल उत्पादन से, मतलब राष्ट्रीय आय में कुल उत्पादन, जैसे अपन ने कोई उत्पादन किया तो उससे मशीनरी, कुल इसके लिए क्या उपयोगी है, मशीनरी, कल पुर्जे, मतलब घिसावट, कल पुर्जे, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। और फिर है विदेशी विनिमय से प्राप्त आय को इसमें क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अपन को जो अपन विदेश में जो वस्तुओं का विनिमय करते हैं और उससे जो अपन को आय प्राप्त होती है उसे अपन क्या करते हैं बेटा, इसमें जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद है बेटा, ये हो गया पहला पॉइंट राष्ट्रीय आय की गणना, दूसरा हो गया कुल उत्पादन, और तीसरा हो गया विदेशी विनिमयों से प्राप्त आय, और फिर चौथा है सेवाओं और संपत्ति, मतलब जो आपने सेवाएं दी और संपत्ति, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती, आपने सेवाएं दी तो सेवाओं के बदले में आपको क्या प्राप्त हुई, आय प्राप्त हुई, और जो संपत्ति है वो आपकी निजी संपत्ति है, तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते, क्योंकि ये सब आपके निजी है। तो इसलिए सेवाएं जो हुई उसके बदले में आपको वेतन प्राप्त हुआ, और संपत्ति है वो आपकी निजी संपत्ति है, तो इसके बदले में आपको क्या प्राप्त हो रही है, आय प्राप्त हो रही है। इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में क्या नहीं करेंगे, सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि जो संपत्ति होती है वो व्यक्तिगत होती है, और सार्वजनिक संपत्ति से जो लाभ होते हैं उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते। फिर इसी प्रकार बेटा, जैसे स्पष्ट हो गया परिभाषा से, लेकिन मार्शल की परिभाषा की कुछ आलोचनाएं भी हैं, जहां पर परिभाषा से आपको लाभ है वहां उसकी भी आलोचना है। मार्शल की परिभाषा कैसी है, सैद्धांतिक। कैसी है, सैद्धांतिक दृष्टि से तो संतोषजनक है, पर व्यावहारिक दृष्टि से इसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं। मतलब जो मार्शल की परिभाषा है सैद्धांतिक दृष्टि से संतोषजनक है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से ये कैसी है, संतोषजनक नहीं है। फिर इसके बाद बेटा उसके क्या क्या होगा, बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभिन्न बाजार, मतलब विनिमय बाजार में नहीं होता। जैसे कृषक फसल, मतलब एक कृषक है, उसने फसल की तो उसको, उस कृषि को उसने काय के लिए ले लिया, अपने परिवार के लिए उपयोग में ले लिया। वस्तु और मौद्रिक मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब जब कोई वस्तु होती है, अपन ने जैसे कृषक है, उसने कृषि की, तो उस कृषि का जो अनाज प्राप्त हुआ उसने उसको विनिमय नहीं किया, अपने निजी परिवार के लिए उपयोग कर लिया, तो उसे क्या कहेंगे, उसका मौद्रिक मूल्य ज्ञात नहीं हुआ, तो वह
राष्ट्रीय आय। मार्शल की परिभाषा देखी और उसका दृष्टिकोण देखा और उसकी आलोचना। अब ये हो गया बेटा, उसके बाद में प्रोफेसर पीगू ने अपनी परिभाषा दी। ये परंपरागत मतलब अर्थशास्त्रियों की परिभाषा है राष्ट्रीय आय के लिए। तो इस परिभाषा में राष्ट्रीय आय किसी देश की वस्तुनिष्ठ आय जिसमें मुद्रा को मापा जा सकता है। मतलब जो राष्ट्रीय आय है वो किसी देश की वस्तुनिष्ठ आय का वह भाग है जिसे हम मुद्रा में क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी क्या होती है, सम्मिलित है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित है। तो ये हो गई पीगू की परिभाषा। पीगू की परिभाषा में उन्होंने राष्ट्रीय आय को केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के लिए शामिल किया है जिसमें मुद्रा के मतलब जो मुद्रा के बदले में क्या किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। मतलब हमने कोई वस्तु का उत्पादन किया और अपन ने उसको विनिमय किया तो उससे जो आय प्राप्त हुई, तो मुद्रा के बदले में जो वस्तुएं मुद्रा के बदले में बेची जाती हैं उसे मुद्रा में मापा जा सकता है। मतलब जो आय प्राप्त होगी उसे मुद्रा में मापा जा सकता है। उसके बाद पीगू की परिभाषा में उन्होंने दिया है कि विदेशों में लगाई गई पूंजी से प्राप्त राष्ट्रीय, मतलब अपन जो विदेशों में पूंजी लगाएंगे उससे जो आय प्राप्त होगी वह भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगी। फिर इसी प्रकार पीगू ने अपनी परिभाषा को स्पष्ट किया। फिर पीगू की परिभाषा की आलोचना, तो उन्होंने अपनी परिभाषा की आलोचना भी, उनकी परिभाषा की आलोचना है। तो पीगू की परिभाषा सर्वथा कैसी है, अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त से मतलब बेटा मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है, सर्वथा अनुपयुक्त है। जहां वस्तु और विनिमय प्रचलित है, मतलब जो वस्तु और विनिमय प्रचलित। फिर पीगू की परिभाषा की मतलब आपने स्पष्ट हो गया कि पीगू की परिभाषा कैसी है। तो प्रोफेसर पीगू की परिभाषा में आपको राष्ट्रीय आय केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं में शामिल किया जाता है जो मुद्रा के बदले में आपने कोई वस्तु बाजार में आई, उसको मुद्रा में देकर मतलब मुद्रा देकर खरीदा, और जो सेवाएं दी, जैसे एक टीचर हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, ये सब जो है ये सेवाओं मतलब इनको सेवाओं में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जो मुद्रा के बदले में मतलब जो मुद्रा के बदले में बेची जाती, मतलब जो वस्तुएं बेची जाती हैं उन्हें उनका ही क्या किया जाता है, मुद्रा में इन्हें ही मापा, अर्थात इन्हें मुद्रा में मापा जाता है। मापा जाता है। फिर इसके बाद बेटा पीगू की परिभाषा, जैसे मार्शल की परिभाषा की आलोचना थी, उसी प्रकार बेटा पीगू की परिभाषा की भी आलोचनाएं हैं। तो पीगू की परिभाषा की आलोचना ये है कि ये परिभाषा कैसी है, सर्वथा कैसी है, अनुपयुक्त है। ये परिभाषा सर्वथा अनुपयुक्त है। और ये वस्तु विनिमय मतलब जो वस्तु विनिमय प्रचलित है, बहुत छोटी छोटी वस्तु है, वस्तु और सेवाओं के गणना मुद्रा के माध्यम से न होने के कारण राष्ट्रीय आय में कमी रह जाती है। तब जो वस्तु और सेवाओं के मूल्य में उनको विदेशों में लगाई गई पूंजी से प्राप्त आय, यह परिभाषा विकसित देशों के लिए उपयुक्त है। मतलब जो पीगू की परिभाषा है, जो पीगू की परिभाषा है वह विकसित देशों के लिए, जो विकसित देश हैं के लिए उपयुक्त है। फिर उसके बाद है बेटा फिशर की परिभाषा। आपने
मार्शल की परिभाषा देखी, पीकू की परिभाषा देखी। की परिभाषा के बाद बेटा प्रोफेसर फिशर की परिभाषा है जो आप मतलब आपने पढ़ा, उसमें भी राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय आय लाभांश, मतलब राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय लाभांश से केवल अंतिम उपभोक्ता के द्वारा प्राप्त आय का, मतलब जो अंतिम उपभोक्ता होता है उससे जो आय प्राप्त है उसका समावेश होता है। तो राष्ट्रीय आय का लाभांश केवल अंतिम उपभोग के, मतलब जो आय प्राप्त होती है मतलब द्वारा प्राप्त आय पर होता समावेश होता है। जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का जो लाभांश है केवल अंतिम उपभोक्ता के, मतलब जो उपभोक्ता है वो वस्तु का अंतिम उपभोग करके जो आय का समावेश होता है वो आय सेवा और भौतिक और मानवीय परिस्थितियों से प्राप्त है। भले ही जो सेवाएं दी आपने भौतिक या अभौतिक मानवीय मतलब जो परिस्थितियों में इसको क्या किया जाता है प्राप्त है। मान लो आपने एक ओवरकोट खरीदा या पियानो खरीदा तो वह वर्ष की आय में आएगा, राष्ट्रीय आय में नहीं आएगा बेटा। उसके बाद है प्रोफेसर फिशर की परिभाषा से स्पष्ट है कि देश की राष्ट्रीय आय में वार्षिक उत्पादन से नहीं बल्कि वार्षिक उपभोग से निर्धारित होती है। मतलब जो प्रोफेसर फिशर की परिभाषा है वो कैसे होती है बेटा, राष्ट्रीय आय से मतलब जो वार्षिक उत्पादन से नहीं बल्कि वार्षिक उपभोग पर निर्धारित होती है। उसके बाद है बेटा कि प्रोफेसर मार्शल और पीकू की परिभाषा के अनुसार 1000 रुपए में, मतलब कोई 1000 रुपए में आपने 1990 में राष्ट्रीय आय की गणना सम्मिलित किया गया। उसमें एक वर्ष की राष्ट्रीय आय भी शामिल नहीं करते, जिसमें 1990 में राष्ट्रीय आय में केवल एक वर्ष में भले ही ओवरकोट को उपभोग का मूल्य सम्मिलित किया जाना चाहिए। मतलब जब अपन कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो उस वस्तु का जो मान लीजिए आपने 1000 का ओवरकोट खरीदा तो उसको उस वर्ष की आय में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो जो प्रोफेसर मार्शल पीकू की परिभाषा है वो काय पर आधारित है, राष्ट्रीय आय और वार्षिक उत्पादन पर। फिर है बेटा फिशर की परिभाषा की आलोचना। तो फिशर की परिभाषा की आलोचना लिखी है नहीं लिखी ये हो गया बेटा। फिर है फिशर की परिभाषा मार्शल की परिभाषा की तरह ही बेटा, मतलब इसमें फिशर की परिभाषा में राष्ट्रीय आय की गणना मार्शल की परिभाषा से क्या है, परिभाषा से कठिन है। क्योंकि राष्ट्रीय आय मतलब इसमें किसी देश में एक बार कुल वस्तु और सेवाओं का उत्पादन ज्ञात किया जाता है। मतलब एक देश में मतलब
उपभोग क्या होता है, इसके बाद क्या होता है बेटा, वस्तु कैसी होनी चाहिए, टिकाऊ उपभोग वस्तुओं के जीवन में